हम लोग यही देख रहे थे वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग वर्क के बारे में कुछ चर्चा किए थे, उतना में किसी कोई दिक्कत? हम्म। नो सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग वर्क पावर के लिए। तो हम लोग वर्क के लिए हम लोग देखे थे कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर फोर्स एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ डॉट एस। तीनों से बात वही एक ही चीज मिल के आया था हम लोग को, ठीक है। और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब वैसे ही करके थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, उन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। डन बाय ग्रेविटी, ये टॉपिक हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि कोई भी ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के कारण वर्क कितना हो। जैसे कि अगर हमारे पास ये सरफेस है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, हमको उठा के इसको मान लेते हैं कि इस हाइट एच तक ले जाना है, ठीक है। तो अगर हम हाइट एच तक ले जाएंगे तो जब रास्ते में ले जा रहे होंगे तो हम इस पे कोई फोर्स एफ लगा रहे होंगे, नीचे लग रहा होगा इसका वेट के कारण एम जी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फोर्स एफ से ले जा रहे हैं और नीचे लग रहा है एम जी। तो हमारा ग्रेविटी के कारण फोर्स वर्क निकालना है, तो हम वर्क डन बाय ग्रेविटी कह रहे हैं, तो आएगा नीचे की तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा एच, और एंगल यहाँ दिख रहा है कॉस 180 डिग्री। तो हम इसको माइनस एम जी एच लिख सकते हैं। दूसरी बात कि ये तो हम सीधा सीधा लेंगे, यानी कि इसको यहाँ से ऐसे सीधा लेंगे। अगर हमको कहता ऐसा, ये ऑब्जेक्ट था, एच हाइट तक हम ले जाना चाहते हैं और इसको उठा के ऐसे हम ले गए इस रास्ते से इस साइड तक ले गए, तब इसके कारण वर्क डन कितना आता? सेम ही होता, डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, डिस्टेंस से थोड़ी। हाँ, हर पॉइंट पे क्या होता है, नीचे की तरफ ही mg लग रहा होता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर देख रहे हैं तो यही आ रहा है, ठीक है। और ये वेरिएबल फोर्स तो है नहीं, हमेशा इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो जैसे हम लोग लास्ट क्लास से क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि ऐसा था, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा था, तो वैसे ही कुछ सिचुएशन दिख रहा है। तो इसके कारण भी जो वर्क डन बाई ग्रेविटी आ रहा है वो माइनस एम जी एच ही आ रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि ग्रेविटी से जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब एनर्जी पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो कंजर्वेटिव होगा ना? हेलो, वीडियो रुक गया है ना? हाँ वैसा ही लग रहा। सर को आवाज आ रहा है क्या कुछ में? नहीं आ रहा।
हेलो यस सर। सर आदित्य, हमेशा इस टाइम पे क्यों होता है? अभी नेटवर्क ज्यादा खर्च होता है। प्रियांश, प्रियांश, सर आप तेरा बन बात गए। यस सर, बना दिए सर। ठीक है, हो गया। कहाँ तक सुने थे? ऊपर करिए। हाँ, सब कुछ आप बस WG इक्वल्स टू माइनस MGH तक लिखे थे। अच्छा, ये वाला चीज, ये हाँ सर, आप बस बोल रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, हाँ ठीक है। जैसे कि यहाँ पे mg जो है वर्क, ग्रेविटी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव किसको कहेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे उठा के ले जा रहे हैं, सीधा ले जाएं, ऐसा घुमा के ले जाएं, या फिर कैसे भी ले जाएं, किसी भी पाथ से ले जाएं, तो हम अगर यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले जाना है, किसी भी रास्ते से ले जाएं, ऐसे डांस करते हुए ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, यानी कि वर्क डन जो होगा माइनस mgh ही होगा। यानी कि वर्क डन जो होता है ग्रेविटी के कारण वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट से क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में हम अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो ग्रेविटी के कारण वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किस पाथ से हम ले जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे हैं तो वर्क डन जो आएगा वो हर समय सेम ही आएगा, माइनस mgh। ठीक है, ये चीज बोले थे। और एक चीज और बताए थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो वर्क निगेटिव आ रहा है, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम नीचे की तरफ लाते हैं, इधर की तरफ ला रहे हैं, तो फोर्स इस पे नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। ठीक है, ऐसे केसेस में जो वर्क होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। ठीक है, तो ये चीज बोले कि अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी देख रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अर्थ की तरफ लगता है। तो हम अगर अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो वर्क डन निगेटिव होगा, और अगर ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन का चर्चा करने वाले थे। तो फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होगा वो कितना होगा, क्या होगा? तो उसके लिए अगर मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर किसी v0 स्पीड से जा रहा है और ये सरफेस रफ, रफ सरफेस करने का मतलब है कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट जो है आगे की तरफ। तो जो फ्रिक्शनल वर्क डन लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर बोल सकते हैं कि इधर एस, इधर फ्रिक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल 180। तो ये जो आएगा माइनस एफ इंटू डी आई। यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन इस केस में क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। यानी कि ऐसा सिचुएशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ रहा है निगेटिव आ रहा है। क्या ये हमेशा सही है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन निगेटिव ही होगा? नो सर। ठीक है, और क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है क्या? यस सर। किस केस में? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, अगर हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और अगर फोर्स जो है लेस देन, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं।
लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर फोर्स कम है तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, यानी कि इस केस में वेलोसिटी जीरो होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क क्या हो जा रहा है? जीरो। ये तो निगेटिव हुआ, जीरो हुआ। पॉजिटिव पॉसिबल है क्या? यस सर। कब? सर 2 ब्लॉक में जब लोग देखते थे ना स्लाइडिंग टॉलरेंस में, उसमें कभी कभी होता था कि सामने के डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता था। हाँ, जैसे अगर ऐसा कुछ सिस्टम दे दिया, हम ऊपर वाले पे फोर्स लगाएं या नीचे वाले पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर एफ लगेगा। अगर इस सरफेस को हम बोल रहे हैं रफ है, ठीक है, तो नीचे वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा और ऊपर वाले पे आगे की तरफ। यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसको ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आगे ही डिस्प्लेस करेगा। मान लेते हैं कि डिस्प्लेस हो रहा है, इसको स्मूथ ही रख दे रहे हैं। रफ रहेगा तो एफ को ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर आगे की तरफ है यानी फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ऐसे सिचुएशन में बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो ग्रेटर देन जीरो। ये किसके लिए? तो अपर ब्लॉक के लिए यहाँ पे लिखें, ठीक है। अपर ब्लॉक के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन ग्रेटर देन जीरो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लेस देन जीरो है। किसके लिए? तो लोअर ब्लॉक, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव तो खैर सबको दिख जाता है, जीरो भी दिख ही जाता है। स्टैटिक का ध्यान में आए तो ये वाला चीज बहुत लोग गलती करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा या नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इतना में किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो नहीं सर। सर। ठीक है। अब वर्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको रिजल्ट की तरह याद रखते हैं और करते करते क्वेश्चन से सब सारे चीज हमको समझ में आ जाता है। और पॉइंट्स में याद रख नहीं भी रखे तब भी हमको ये चीज सब पता होना चाहिए। सबसे पहला, ऐसा कोई टर्म नहीं मिलेगा इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा। जैसा कि हम लोग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ये सब में पढ़ते थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसा पढ़ते थे। लेकिन वर्क में हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्क कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वर्क हमेशा कुछ डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल के लिए ही डिफाइन किया जाता है। नहीं, थोड़ा बहुत इंटरवल होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बहुत ही माइनर डिस्प्लेसमेंट है तो उतना में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। नहीं कर पाने का मतलब है कि उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वर्क होता है, तो हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कोई टर्म नहीं पढ़ते। तो इस चीज को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि वर्क इज डिफाइंड एज defined for an interval. ठीक है, इंटरवल और कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए ही डिफाइंड है। देयर इज नो टर्म एज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। अगर कहीं बोल दे कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्क पॉसिबल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस वर्क जो होता है कुछ नहीं होता है, तो हम इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं फाइंड करेंगे। हमेशा किसी न किसी टाइम इंटरवल या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको फाइंड करने को मिलेगा। तो वर्क जो होगा हमेशा इंटरवल या डिस्प्लेसमेंट के लिए ही डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो वर्क है वो क्या टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा?
टाइप ऑफ मोशन कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़े होंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे मोशंस पे वर्क डिपेंड करेगा क्या? बोलो कोई। नो सर। यस सर। यस सर। यस तो क्यों, नो तो क्यों? सर यूनिफॉर्म में तो वर्क 0 होगा और अगर एक्सेलरेटेड होगा तो वर्क नॉन 0 होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि सर अर्थ का भी अच्छा खासा वेलोसिटी है, मतलब कि उसका वर्क डन 0 होता है, जबकि मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं मूव करता होगा पूरे वक्त। वर्क हम 0 कहाँ करते हैं सर्कुलर अर्थ का? मोशन है। अच्छा चलो एक एग्जांपल देखो, यहाँ से नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर हम फोर्स जो लगा रहे हैं mg के बराबर ही लगा रहे हैं, तो इस केस में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। यस सर। ठीक है, मान लेते हैं जिस स्पीड से इसको शुरू किए होंगे उसी स्पीड से चलता जा रहा होगा। अगर इसको हम यहाँ से उठा के एच हाइट तक लेके आ गए हैं तो ये वर्क डन बाय mg होगा या नहीं होगा? होगा। और इस फोर्स के कारण अगर हम किसी पार्टिकुलर फोर्स का बात कर रहे हैं, नहीं कि अगर ओवरऑल हम वर्क का बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वर्क 0 है। लेकिन यहाँ पे हम पार्टिकुलर अगर फोर्सेस का बात कर रहे हैं, ये फोर्स तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन इन सब के कारण अगर बात कर रहे हैं, अलग अलग केसेस में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के कारण वर्क हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर पार्टिकुलर फोर्सेस का बात कर रहे हैं तो वर्क होगा, यानी कि फॉर पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम इंडिपेंडेंट फोर्सेस का बात करेंगे तो वर्क होगा। हाँ, हो सकता है कि ओवरऑल नेट वर्क डन 0 हो जाए। ठीक है, जैसा कि बोले कि इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो नेट फोर्स 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा। लेकिन वो किसके कारण होगा? तो ओवरऑल फोर्सेस के कारण होगा। अगर हम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फोर्सेस का बात करें तो उनके कारण वर्क होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि ये एक्सेलरेटेड हो या फिर डी एक्सेलरेटेड हो या यूनिफॉर्म हो, अगर हम इंडिपेंडेंट फोर्स का बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फोर्स यानी कि हम ओवरऑल फोर्स का बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फोर्स का बात कर रहे हैं, तो उसके कारण वर्क होगा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो। यानी कि अगर वर्क होना है तो फोर्स एक्ट करना चाहिए और साथ में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बाकी वो किस मोशन की तरह हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। यानी कि भले ही कोई भी फोर्स उसको मूव करा रहा हो, कोई उसको टांग खींचने का कोशिश कर रहा हो, सबकी वजह से वर्क होगा। हो सकता है किसी के कारण पॉजिटिव वर्क होगा, किसी के कारण नेगेटिव वर्क होगा, सब मिलके 0 हो जाए वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट फोर्सेस का बात कर रहे हैं तो वर्क होगा। ठीक है, वो टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वर्क डन ड्यू टू इंडिपेंडेंट फोर्सेस। इंडिपेंडेंट फोर्सेस करने का मतलब हम इंडिविजुअल फोर्सेस का बात कर रहे हैं, उसका दूसरे तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन में हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म या फिर एक्सेलरेटेड या फिर डी एक्सेलरेटेड। ठीक है, कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्क होगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। हाँ, नेट अगर बोले कि नेट फोर्स के कारण वर्क तो मे भी 0 हो सकता है। ठीक है, थर्ड, अच्छा मान लेते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट है, उस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ।
जैसे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और इसमें कुछ s डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम इसको यहाँ तक ला दिए, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ तक ला दिए तो क्या होगा, यहाँ तक लाए तो इस वर्क डन बाय दिस फोर्स का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन बाय दिस फोर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में एक बार हम 5 मिनट लगाएं, दूसरे बार 10 मिनट लगाएं, यानी कि टाइम इंटरवल पे ये वर्क डिपेंड करेगा क्या? सवाल नहीं। ये है कि एक ऑब्जेक्ट को हम एक फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, और एक बार हम उसको 5 मिनट में लाए, एक बार 10 मिनट में लाए, ठीक है। तो ये जो वर्क है वो डिपेंड करेगा क्या टाइम इंटरवल पे? नहीं करेगा, क्योंकि नहीं। टाइम का लेना देना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर है तो वर्क बराबर होगा। हम कितने देर में ला रहे हैं उससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि फॉर अ पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट work done by force is independent of time interval, ठीक है। कितने देर में हम ला रहे हैं उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक है। फोर्थ, अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पे इधर की तरफ F1 लग रहा है, इधर की तरफ F2 लग रहा है, इधर कहीं F3 लग रहा है, इधर कहीं F4 लग रहा है, और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ तक ला दिए, ये डिस्प्लेसमेंट S है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग वर्क डन बोलेंगे, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा टोटल का अगर बात कर रहे हैं, नेट वर्क डन जो होगा ये वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे सबके कारण वर्क डन का सम होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम नेट वर्क डन का बात कर रहे हैं तो उस पर जितने भी फोर्सेस हैं सारे का सम होगा, लेकिन इंडिविजुअल के कारण करें तो सिर्फ इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण ये सारे सब फोर्सेस होंगे। यानी कि हमको टोटल वर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट पे निकालना है तो हम इंडिविजुअल फोर्सेस के कारण वर्क निकाल के उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो इसके कारण पॉजिटिव आएगा, इसके कारण निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रखेंगे, इसको निगेटिव, यानी कि इसमें साइन के साथ रखना है, यानी कि हम बोल सकते हैं पुट विथ साइन, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करके इसको जोड़ दें। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट में अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय जो F1 है, यानी कि इसके कारण जो वर्क है, क्या अदर फोर्सेस पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। नेट वर्क डन जो होगा सारे फोर्सेस का वर्क निकाल के हम लोग जोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर हम सवाल करें कि किसी ऑब्जेक्ट पे ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं और हम किसी एक पार्टिकुलर फोर्स के कारण इस वर्क का बात कर रहे हैं, तो किस तीसरे चौथे फोर्स पे डिपेंड करेगा क्या उसका वर्क डन? क्वेश्चन क्लियर? नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे, तब से एग्जांपल देख रहे थे कि ऊपर ये फोर्स है तो इसका डिस्प्लेसमेंट से मतलब है दूसरा तीसरा नीचे mg लग रहा है या नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि हम इस चीज को बोल सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाय एनी वन फोर्स, किसी भी
एक फोर्स के कारण वर्क डन जो होगा विल बी इंडिपेंडेंट अदर फोर्सेस। ठीक है, अदर फोर्सेस कितना उस पे एक्ट कर रहा है, आगे एक्ट कर रहा है, पीछे एक्ट कर रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस फोर्स का बात कर रहे हैं उसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसका वर्क डन होगा, बाकी के कारण क्या मतलब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबके कारण निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा वर्क डन नेट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब तो ठीक था। अभी जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये बहुत बार आ चुका है। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। क्यों? कि रेफरेंस फ्रेम चेंज कर देंगे तो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी रेफरेंस फ्रेम से चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है। अगर हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ, जैसे कि अगर हम जानते हैं कि अगर फोर्स जो है, ठीक है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा है, ये फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं है फोर्स? फोर्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट है। यानी कि फोर्स को अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, हम यहाँ खड़े होके देखें तब भी ये इतना ही फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, चांद पे जाके देखेंगे तब भी इतना ही फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी कि फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि हम 10 न्यूटन का फोर्स किसी दरवाजे पे लगा रहे हैं, चांद पे गए तो 20 न्यूटन हो जाएगा या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो होगा फ्रेम इंडिपेंडेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं फ्रेम डिपेंडेंट? अलग अलग फ्रेम्स में हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिपेंड होता है। यस सर। ठीक है, ये क्या होता है? फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अलग अलग फ्रेम से हम लोग देखते हैं तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आता है। जैसा शुरू में ही पढ़े होंगे कि अगर हम कार में बैठे हैं, अगल बगल दो आदमी अगर बैठा हुआ है तो एक के से दूसरे को देखेंगे तो रिस्ट में दिखेगा, लेकिन वही तीसरा अगर बाहर खड़ा है तो इनके लिए डिस्प्लेस होता हुआ दिखेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है और फोर्स इंडिपेंडेंट है। अब वर्क जो होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें से अगर एक क्वांटिटी फ्रेम डिपेंडेंट है तो वर्क क्या हो जाएगा? फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि वर्क जो होगा वो फ्रेम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहेंगे कि 9th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़े थे, यहाँ पे अभी नहीं पढ़े हैं लोग। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। हाँ, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। यही लिखते थे। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग हाफ mv² लिखते हैं, मास तो हर जगह सेम रहेगा और वेलोसिटी जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तब भी हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा, और यहाँ से भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो फ्रेम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि वर्क डन हो या फिर काइनेटिक एनर्जी है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है। कौन सा पॉइंट था? 5th। ठीक है, 6th पॉइंट, किसी भी बॉडी पे जो वर्क होगा
जो भी फोर्स लगाएगा उसके कारण होगा, तो हम बोल सकते हैं वर्क इज डन बाय सोर्स और एजेंट अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा होगा वही उस पे वर्क कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन के लिए बोले फ्रिक्शन वर्क लगा रहा है तो फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटी लगा रहा है तो ग्रेविटेशनल हो गया। तो उसी तरह से जो भी फोर्स उस पे लगा रहा होगा, जो भी उस पे फोर्स लगा रहा होगा उसी के कारण ये वर्क हो रहा होगा। सेवेंथ वाला सब तुम लोग को पता होगा। एसआई यूनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क का जूल। 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 सीजीएस यूनिट अर्ग। और दोनों में रिलेशन पता है, 1 जूल बराबर 10 का पावर 7। 7 और ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो इन सब का। यस। ठीक है, तो नहीं लिख रहे हैं, या फिर अगर लिखना चाहो तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो। क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ml एम t-2 इंटू एल करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यस। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे वर्क के रिलेटेड। ठीक है, अब है, चलो पॉइंट वाइज इसको खत्म ही कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। वर्क इन टर्म्स ऑफ ठीक है, ये चीज जो है हमको 11th-12th में बहुत बार मिलेगा, ये जो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ये चीज। ठीक है, अभी हम कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में यूज कर रहे हैं, इसको आगे चल के हम डिफरेंशियल फॉर्म में यूज करेंगे, तो वहां भी ये चीज हम यूज करेंगे। फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वहां भी यूज करेंगे। जहां जहां आएगा पोटेंशियल एनर्जी वर्क वहां वहां यूज होगा। 11th में भी 12th में जब जाएंगे तो वहां भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो वहां सब यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसको कहते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो अगर हमसे दे दिया जाए कि फोर्स जो है आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के टर्म में है, ठीक है, और बोल दे कि हम किसी एक पॉइंट ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, ए का कंपोनेंट x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2। तो कैसे करेंगे, तो हमको डिस्प्लेसमेंट, अगर ये चीज पता है फोर्स, तो हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना पड़ेगा। और आर ए वेक्टर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k x1 आई कैप क्या, हाँ, प्लस z1 z1 के k कैप। कैप। हाँ, और आर भी लिखना हो तो ऐसे ही x2 i cap plus y2 j cap plus z2 के कैप। ठीक है, और आर वेक्टर अगर ए बी वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। तो हम इसको लिख नहीं रहे हैं, इधर लिख लोगे। ठीक है, आई प्लस जे प्लस के टर्म में तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2, इसको y1 माइनस y2, यहाँ z1 माइनस z2, जिसमें से जो भी सब्ट्रैक्ट करना हो। और वर्क डन जो होता है F डॉट ds होता है। ds बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहाँ से F पता है, यहाँ से ds पता है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, यानी कि x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और यहाँ से हमको वर्क निकाल लेना है। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यूज हुआ तो ऐसे करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई फोर्स दे रखा है और उससे पूछ रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो वर्क कितना होगा। बाकी डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। ये सब चीज हम यहाँ पे नहीं कर रहे। इतना में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगर इस आरए भी को ही लिखे है ना, हाँ आरए भी ही डीएस है ना। हाँ, मतलब वही चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ये फॉर्मूला लिखे हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर ए बी। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एफ जो भी है आर ए बी वेक्टर। ठीक है, 9th वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो उसके कारण वर्क हम कैसे निकालेंगे। यानी कि फोर्स जो है मान लेते हैं कोई फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहे हैं तो आर वेक्टर। ठीक है, इस चीज का कोई मतलब सबको पता है कि हम फोर्स लिख रहे हैं और फोर्स जो है फंक्शन ऑफ आर है या एक्स है वाई है जो भी है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप ऐसा कुछ दिया रहे, यानी कि फोर्स इक्वल टू एक्स वाई आर ये सबका वेक्टर फॉर्म में, या फिर सिंपली हमको एक्स ही में दे दे या कुछ में भी दे। तो अगर ऐसा फोर्स दे रखा है यानी कि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कोई एक वैल्यू नहीं है, एक्स के साथ साथ चेंज हो रहा है, और अगर हमको इसको ए से बी तक ले जाना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन जो आएगा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी एस। और जब भी ऐसा आता है तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर हम किसी पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं तो ए टू बी, यहाँ भी ए टू, ठीक है, यानी कि हमको अगर ऐसा कुछ आया तो वर्क डन क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फॉर्म यूज करेंगे, इंटीग्रेट करके फाइंड कर लेंगे। अभी तक कांस्टेंट फोर्सेस थे तो कांस्टेंट फोर्सेस में डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर ले रहे थे, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखे हैं, चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे, डब्ल्यू आ जाएगा, इंटीग्रल एफ डी एस। अगर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं एफ डी एस, और इसका सम जो आता है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी तक यूज करते हैं। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल रहा, फोर्स अब कांस्टेंट नहीं रहा, मान लेते हैं एक्स वाई से अगर वेरी कर रहा होगा तो हम इसको बाहर इंटीग्रल से नहीं ले जा सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमको वहां पे इंटीग्रल का सहारा लेना पड़ेगा और वहां पे हम लोग इस तरीके से उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखेंगे इसका, धीरे धीरे एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ds जो है वो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे here अगर f इक्वल टू हमारा हो सकता है fx, ये वेरिएबल ही हम टर्म यूज कर रहे हैं, i प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के रखा है। ठीक है, तो हमको यहाँ जो ds वेक्टर यानी ds वेक्टर यूज करना है वो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप यूज करना है। ठीक है, यानी x y z के लिए, और फिर इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट करना है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है उसको यूज करना है, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है उसको यूज करना है, और z कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ये x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, क्योंकि यहाँ वेरिएबल z है
यहाँ भी z, यहाँ y यूज कर रहे हैं तो y, x यूज कर रहे हैं तो x। ठीक है, यानी कि ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना कुछ वर्क के बारे में जान गए तो अब इससे क्वेश्चंस करते हैं। तो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पहले करते हैं। A cyclist एक साइक्लिस्ट है जो स्कीडिंग स्टॉप कर रहा है, ने ब्रेक लगा के दिया है, तब स्कीड हो रहा है तो 10 मीटर चल के रुक जा रहा है। दे रखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। क्वेश्चन बोल दे क्या, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है जो स्कीडिंग स्टॉप कर रहा है 10 मीटर चल के, और ड्यूरिंग द प्रोसेस फोर्स जो है वो 200 न्यूटन लग रहा है और डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन लग रहा है। अब फाइंड करना है पहला कि वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल, साइकिल पे कितना वर्क हो रहा है। सेकेंड, वर्क सर डन मार्क बाय नहीं दिया हुआ है क्या, साइक्लिस्ट का मास। नहीं और कुछ नहीं दिया है। वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। ठीक है, हम रोड पे ही खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज लाइन हम खुद से दे रहे हैं, ये नहीं भी दिया रहे तो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। कभी भी अगर कुछ नहीं दिया रहे ऑब्जर्वर के बारे में, हम ग्राउंड ही ऑब्जर्वर मानेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आया, सर -2000 जूल और 2000 जूल। यस। ठीक है, इसका तो आंसर सबको आ गया होगा, इसमें नो डाउट कि 10 मीटर चल रहा है और फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, तो और बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो ये कितना जाएगा, -2000 जूल। ये सबका आ गया होगा। इसका 2000 जूल। 2000। नहीं, यहाँ क्या लिखा है, जीरो। जीरो होगा ना। अगर हम सरफेस पे खड़े होके देखेंगे तो अर्थ सरफेस का डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिलेगा, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा क्या? रोड डिस्प्लेस हो रहा है, रोड पे फोर्स लग रहा है, लेकिन रोड जहाँ है वहीं का वहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो वर्क आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना था। और ये लाइन हम अभी दे दिए, क्वेश्चन में ये लाइन लिखा हुआ नहीं है, यानी कि अगर हमको ऑब्जर्वर का बात करना है तो मोस्टली केसेस में अगर नहीं दिया है तो हम लोग ग्राउंड ही रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन है, गार्डन में देखे होगे कि या फिर पिच, जो क्रिकेटर पिच खेलते हैं तो उस पे ऐसा एक रोलर होता है, उसको ऐसा लगा हुआ रहता है, इसको पकड़ के खींचते हैं लोग रोल करने के लिए। रोलर पता है सबको क्या होता है? यस सर। Yes, sir. वही रोलर है, यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इधर की तरफ पकड़ के लोग इसको खींच रहे हैं फोर्स F से। ठीक है, और इधर की तरफ वो 100 मीटर तक जो है मूव कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर है और ये जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है। ठीक है, तो निकालना है 2500. फाइंड वेज ऑफ द पर्सन if is paid 10 पैसे पर 25 जूल। ठीक है, अगर वो 10 पैसे पर 25 जूल पेड हो रहा है तो 10 उसका rupees. क्या आ रहा है? So 10. ठीक है, सबका आ गया, किसी का नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, वेज बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन जितना भी आया डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे और इनटू 10 पैसे, ये आएगा वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, बाकी कैलकुलेट कर लेना, ये 10 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पता है? Relative density. हाँ, रिलेटिव डेंसिटी। Yes, sir. ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग a stone m is equal to 5 kg and a specific gravity 3। ठीक है, इसको फाइंड करो। टू फ्री जूल। कितना रहा? So 2 250 जूल। 250। So 130. नहीं, 130 तो नहीं दे रखा है।
और किसी का So 166. 163 दे रखा है, 163.3। 5 into 98/3. हाँ ठीक है, 10 यूज करे होगे तो 166 के आसपास आ जाएगा जी का वैल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? पानी है, लेक है यानी कि पानी है, इसको हम यहाँ से उठा के इस साइड तक ले जा रहे हैं। ये हाइट दे रखा है 5 मीटर। अगर हम इसमें इसका वेट पता कर लें, यानी कि कितना वेट लगा रहा होगा, उतना ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। F इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वेट कितना लग रहा होगा, बोलो? mg नीचे लग रहा होगा, ये कितना लग रहा होगा? तो 5 इसका मास है, तो 5g माइनस इसमें इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3 है। ठीक है, यानी कि 3 स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने का मतलब है कि इसका जो डेंसिटी है वो वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है, 3 टाइम्स है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। यस सर। चलो ऐसे नहीं तो बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला याद है जो 9th में पढ़े थे? क्या था? रो वी जी ऐसा होता था, नहीं याद है? हम लोग जो बायोन्सी फोर्स यूज करते थे, ऐसा अगर इसका वॉल्यूम भी है, इसका डेंसिटी रो एस है, तो इसका वेट होता था रो एस इंटू वी जी, और ऊपर फोर्स ऑफ बायोन्सी लगता था रो लिक्विड इंटू वी जी लगता था। हाँ यस सर, अब याद आया। याद आया? बल्कि कंप्लीटली इसको मतलब हाँ डाल देंगे लिक्विड के अंदर तब ना इतना लगेगा। हाँ, तो तभी का केस का हम बोल रहे हैं, तो हम इसको बॉटम से तो उठा के ले जा रहे हैं, स्टोन है बॉटम से उठा के ले जा रहे हैं, तो पानी के तो पूरा अंदर ही है। ओ, बेड ऑफ लेक लिखे थे सर आप, पढ़े नहीं वो चीज। बेड मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ मतलब सरफेस से उठा के हम उसमें पानी में ही यस हाई सर। हाइट तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम 5g लिख सकते हैं, क्योंकि रो इंटू भी क्या आ गया, मास, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रो इंटू लिक्विड इंटू वी जी लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम बात करें, यानी कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, Water. इक्वल टू क्या है? Water volume. आवाज नहीं आ रहा है, हेलो? सर वाटर होता है क्या, कहाँ पे? लिक्विड की जगह। अरे तो लिक्विड यहाँ पे वाटर ही है। आप लिखे ठीक नहीं है है, कि लेक में कौन सा लिक्विड है। लेक तालाब होता है, तालाब में और क्या पाया जाता है? मानिए हम कोई और लिक्विड का तालाब बना लिए तो। उतना अगर सोचोगे तब तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम मतलब अगर देखते हैं तो लिक्विड पानी ही रहता है, और जब तक कि कहा नहीं गया हो। दूसरी बात कि पानी गंदा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से उसका डेंसिटी बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन हम लोग यही मान के चलते हैं लेक का पानी जो होता है साफ सुथरा होता है, उसका जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है।
यही मान के चलते हैं। ऐसे तो फिर एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना चाहिए। हाँ, ऐसे तो एयर रेजिस्टेंस, स्टैटिक हिंड्रेंस वगैरह सब चीज को कंसीडर करना चाहिए। फिजिक्स में अगर तुम इतना बात कर रहे हो कि एयर रेजिस्टेंस ये सब का कंसीडर करना चाहिए, चलो ठीक है। हम लोग आज तक जितने भी मोशंस पढ़े, अगर एक बॉल को हम आगे की तरफ लुढ़का दिए हैं तो उस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बताओ। ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। हम लोग कभी कंसीडर किए, प्रोजेक्टाइल मोशन किए, वहां भी कंसीडर नहीं किए। रिवर प्रॉब्लम पढ़े, वहां भी कंसीडर नहीं किए। मतलब कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें सारे कुछ कंसीडर्ड नहीं, ठीक है। इन सब चीज का इफेक्ट तो होगा ही। अगर हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ह्यूमिडिटी जहाँ ज्यादा रहेगा वहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि डेंसर हो जाएगा। इस चीज को हम लोग आइडियल केस समझ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितना कहा गया है उतना ही। बात समझ में आया कि अगर हम सारे चीज को कंसिडर करने जाएं तो सिंपल नहीं रह जाएगा जितना सिंपली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रहा बात ड्रैग का, थोड़ा बहुत उसका थोड़ा सा ही सिर्फ पढ़ने को मिलेगा जब हम एसएसएम पढ़ेंगे तब, ठीक है। यानी कि पेंडुलम को अगर हम ऐसे लटका के छोड़ देते हैं तो ये ऐसा हमेशा करते नहीं रहता है, धीरे धीरे आके रुक जाता है। तो रुकता है क्यों, तो एयर ड्रैग के कारण। तो वहीं पे हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो वाटर के जो फ्लो में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो वाटर की वजह से लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, उस चीज के बारे में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो सब चीज धीरे धीरे आएगा। फिलहाल हम लोग आइडियली मान के चल रहे हैं, और आइडियल करने का मतलब कि जो है दिया है उतना ही था। बात क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ, तो अब बताओ कि ये रिलेटिव डेंसिटी जो है ये कैसे लिखेंगे? यही लिखते हैं कि डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ जिसका भी रिलेटिव यूज कर रहे हो। तो यहाँ वाटर यूज कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर हम इस चीज को 1 ले लेते हैं तो चीज आ जाता है डेंसिटी, यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो उतना ही आता है। तो यहाँ पे हमको लेक का डेंसिटी दे नहीं रखा है, इसलिए रिलेटिव दे रखा है। तो ये चीज हमको दे रखा है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 3, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन 3। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब अगर हम यहाँ पे इसी चीज को हम साफ साफ बना रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहा है रो सॉलिड वॉल्यूम जी, इसको हम लिख रहे हैं mg। और इधर की तरफ लग रहा है जो फोर्स बायोन्सी फोर्स है, ये लग रहा है हमारा रो लिक्विड इनटू vg। और रो लिक्विड कितना आया, रो m/3, यानी कि s यूज कर रहे हैं, ठीक है। एम एस दोनों सेम ही है, ये बात क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं रो एस pg/3, लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ नेट जो हमको लगाना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम इक्विवेलेंट वेट कह रहे हैं। और वो कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ रो एस इसको हम mg बोल रहे हैं तो इसको mg/3 भी बोल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, m g कॉमन ले रहे हैं, 1 - 1/3, यानी कि आ गया 2mg/3। ये कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिखो। ये 3.33। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 × 5 × 10/3, ठीक है। ये आ गया हमारा फोर्स, यानी कि 100/3, क्लियर है।
अगर हमको फोर्स पता चल गया कितना फोर्स से हमको उठा ले जाना पड़ेगा, तो वर्क कितना हो जाएगा 500/3। तो वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, ये मिनिमम वर्क ही है, इक्वल टू 500/3। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिए। ठीक है, तो इसमें इसीलिए पहले पूछे थे कि रिलेटिव डेंसिटी, ये सारी चीज पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, फिर से आएगा। फिर से क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, फोर्स है 2y + 3j + 4j, ठीक है। ए पॉइंट दे रखा है 2, 3, 4 मीटर एंड बी इक्वल टू 1, 2, 3 मीटर। वर्क डन ए से बी जाने में कितना होगा ये बताना है। फटाफट बताओ, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। नाइन जूल। अगर सबको वो उतने आ रहा है? न्यूटन में है तो। हाँ, न्यूटन में ही है। सबका 9 आ रहा है? यस सर। यस सर। मेरा तो -9 आ रहा है। हमको ए से बी जाना है, तो जो हम आर वेक्टर लिखेंगे क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना। तो फाइनल हाँ, तो माइनस माइनस क्या है। जा रहा है, आई -j - k ही आ जा रहा है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो वर्क डन आ जाएगा -9 जूल। ठीक है, तो ये जो आर वेक्टर हम लोग यूज करते हैं हमेशा क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऐसे ही लिखते हैं ना, ए से बी जाना है तो वही चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फिगर में ही लिख रहे हैं कि एक ब्लॉक है 5 kg का है, इस पे एक स्ट्रिंग ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। दे रखा है कि ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसको हम 2.5 मीटर तक ले गए हैं, यानी कि सरफेस से इसको उठा के हम इतना दूरी ले गए हैं, और कितने के एक्सेलरेशन से, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, ये टेंशन लग रहा होगा। क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, और सेकेंड वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? कि एक ब्लॉक है 5 kg का, उसको हम टेंशन T लगाए हैं, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो हमको निकालना है दोनों के कारण टेंशन कितना होगा। -150 और -125। T के कारण कितना? 150। 150 तो नहीं है।
टेंशन कितना आ गया? 16 न्यूटन। 16। ठीक है 16 हाँ 60 तब ठीक है ठीक है ठीक है लिख लेंगे t माइनस 5g इक्वल टू 5 इंटू ए, t इक्वल टू 60 न्यूटन। ए की जगह 2 दे रखा है तो रख लिए, तो वर्क डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा 60 इंटू 2.5, और वर्क डन बाई ग्रेविटी डायरेक्टली लिखेंगे 50 इंटू 2.5। सबका यही आया होगा। यस तो सर Yes, sir. ठीक है ठीक है क्वेश्चन करो। ऐसा एक टेबल है, टेबल पे ऐसा चैन रखा हुआ, कुछ पार्ट लटका हुआ है। ठीक है चेन का टोटल मास जो दे रखा है वो है 0. चलो एम में ऐसे ही सॉल्व, कैलकुलेशन हटा देते हैं। टोटल मास एम, लेंथ कैपिटल है, ठीक है। ये दे रखा है कि 1/L/3 लटका हुआ है, इधर ये 2L/3 हो जाएगा। अब ये जो बोल रहा है कि चेन स्टार्ट स्लाइडिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है खुद से ही स्लाइड करने लगा है। ठीक, और ये सरफेस रफ दे रखा है। ठीक है क्वेश्चन है वर्क डन बाय साइड वाला स्मूथ है। फ्रिक्शन, इधर अटैच नहीं है, इधर मतलब टेबल है तो टेबल का यही रहता है ना, नीचे तो खाली ही रहता है, बनाने के लिए वैसा हम बनाए हैं, टच नहीं है। ठीक है यानी साइड में ऐसा टच नहीं हो रहा है, इसको या फिर स्मूथ मान सकते हो। ठीक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन सर होमोजीनियस है। by the moment it slides completely टेबल। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? हेलो होमोजीनियस है। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज कट के आ रहा है। सर चेन होमोजीनियस है क्या? हाँ होमोजेनियस ही है, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है रफ है, इसका म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिए क्या? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ना। हाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।
आया। Sir, MgL by 9. कैसे mgl/9? आंसर तो हमको भी नहीं पता है, देखते हैं। और किसी का? और किसी का है क्या? 0 से 12 by 3 इंडिकेट कर लिया। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जनरलाइज सॉल्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इधर x लटका हुआ है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि इस समय पे ऐसा कंडीशन में, यानी कि इन गिवन सिचुएशन, यानी कि स्लाइड होने लगा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ रहता तब भी हम निकाल सकते थे कि ऐसा कंडीशन दे रखा है, यानी कि इसके बाद स्लाइड हो रहा है, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इसके जस्ट बाद स्लाइड शुरू हो जा रहा है, यानी कि खुद ब खुद स्लाइड होने लगा। लेकिन फ्रिक्शन दे रखा है तो हमको ज्यादा सोचना नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इन दिस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन में, यानी कि ऐसे कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना लग रहा होगा, तो म्यू इनटू वेट ऑफ चेन ऑन टेबल। कितना होगा? म्यू इनटू एन फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो इतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? म्यू इनटू कितना वेट होगा, यहाँ पे लेंथ है l माइनस एक्स, एल लेंथ के लिए m है, तो l माइनस एक्स के लिए हम लिख लेंगे m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, इंटू जी। इतना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ऑफ कोर्स पीछे लग रहा होगा, हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए हैं। किसी को दिक्कत फ्रिक्शनल फोर्स लिखने में? नो सर। ठीक, अब हमको इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को लुढ़का देना है, ये करना है ना, पूरे L को क्या करना है, उसको गिरा देना है। ये M L X के साथ साथ ये फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। जैसे जैसे ये X नीचे आ रहा होगा वैसे वैसे ये L माइनस एक्स भी इधर की तरफ जा रहा होगा और चेंज हो रहा होगा। यानी कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वेरिएबल नेचर का है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल है,
तो हमको वर्क डन डिफरेंशियल वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर x से x प्लस dx चेंज हो जाता है तो जो हमारा dw आएगा वो कितना आ जाएगा, f डॉट dx, यही आएगा। यानी कि x लेंथ से जब हम x प्लस dx चेंज हो गया, यानी कि x नीचे की dx लेंथ नीचे खसक गया, तो वर्क डन लिखेंगे f डॉट dx। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, तो उसको लिख लेंगे म्यू। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन निगेटिव होगा तो माइनस लगा लेते हैं पहले ही, ठीक है। m/l इंटू l माइनस एक्स जी इंटू dx, ठीक है। अब ये dx लेंथ कहाँ से कहाँ चेंज होगा, यहाँ देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कितना लेंथ नीचे गया होगा, तो 0 से लेकर 12/3 तक। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे से, हल्का ऊपर कीजिए ना सर, थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर। हाँ बोलो। नहीं सर, लिख रहा है हल्का। अच्छा, हो गया। यस सर। इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा या सॉल्व कर लोगे? तो जो x आप डायग्राम में लिखे हैं वो तो l/3 है ना इनिशियली। लिमिट क्या, अच्छा x, हाँ x यहाँ पे l/3, तो l/3 से l तक करेंगे ना हम लोग। हाँ हाँ ठीक है। x जो हम लोग लिए हैं पहले l लिए हैं, उधर का l नहीं लिए हैं, ये हो जाएगा l/3 से l तक, ठीक। इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, अगर यस सर। वैल्यू दिया रहता हम लोग आराम से इसको देख सकते थे। lx माइनस x²/2 लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको लिमिट पुट कर लेंगे तो हो गया। आंसर सॉल्व कर लेना। हो गया, यस सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो कि अगर dw इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, f डॉट ds, ऐसा लिखते हैं। तो अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में कर्व मिल जाए, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, और ऐसा कोई एक कर्व गया हो, मान लेते हैं कोई भी आर्बिट्री कर्व, यानी कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ गया है, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रल हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम इसका जो एरिया निकालेंगे, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत? क्योंकि इंटीग्रेशन अगर किसी भी दो फंक्शंस का करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस फंक्शन का एरिया क्या होगा। यानी कि अगर हम a से b तक लिमिट लगा देते हैं, ये जो एरिया आएगा वही एरिया ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम a से b तक जा रहे हैं तो, ठीक है।
यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एफ एस कर्व का एरिया है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ एफ वर्सेस एस कर्व वर्क हो जाएगा। इक्वल टू वर्क। ठीक है, यानी कि एफ एस कर्व का जो एरिया होगा वो क्या आएगा, वर्क। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव वर्क, नीचे की तरफ रहेगा तो नेगेटिव वर्क। साइन के साथ अपना इसको फाइंड कर लेना। ठीक है, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एस। ऐसा लिख लेते हैं क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस चीज को हम लोग अलग में चीज में आगे चल के कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एनर्जी के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे वर्क डन अगर सिंपली दे रखा है तो फोर्स को वर्क डन बाई डी एस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वर्क कैसा हो रहा है। ठीक है, जैसे बहुत बार ऐसा केसेस आता है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसके कारण जो वर्क होता है वो लॉस भी होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन सिंपली अगर हमको ऐसा चीज दे रखा है कि फोर्स इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एस, तो इस केस में अगर हमको वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा है, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ भी दे रखा है, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। तो हम लोग किसी पॉइंट पे अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर। ठीक है, यानी कि अगर सिंपली ज्यादा कुछ नहीं बोला हो तो वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा, फोर्स। ठीक है, ये वाला चीज हम इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है और वो किस तरीके से दिया है उस पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क निगेटिव आएगा। ठीक है, और स्लोप जो है हमारा निगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर्व रहा तो निगेटिव आएगा, ऐसा है तो पॉजिटिव आएगा। इसमें हम लोग डायरेक्शन आसानी से पता नहीं कर पाते हैं जब तक कि वो कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तब हम लोग ये आराम से यूज करते हैं, लेकिन डिसिपेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क आता है और उसमें इस कंडीशन को यूज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन जनरल कंडीशन में हम लोग इस चीज को कह सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन दे रखा है एफ इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एस, तो जो हमारा डब्ल्यू वर्सेस एस कर्व होगा उसका स्लोप फोर्स होगा। ठीक है, हम सिर्फ सिंपली साइन के कारण कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रहे कि साइन में कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्टली इसको नहीं देखना है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट यूज करना है। ये बात क्लियर है? लेकिन ये वाला किसी भी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा वैलिड है। हेलो। यस सर। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी वाला भी मॉड्यूल तो नहीं मिला है? नो सर। ठीक है, कोशिश करते हैं आजकल में मिल जाए, फिर उसको सॉल्व करो। और कोई होमवर्क इधर मिला है? हाँ, सर वही सर्कुलर मोशन का बुकलेट हम लोग को सॉल्व करना है पूरा। अभी नहीं हुआ है? बाकी है सर अभी। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना और एक दो दिन में कोशिश करते हैं वर्क पावर एनर्जी वाला भी चला जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।